यह समझना जरूरी है कि बाढ़ से बचाव के लिए सरकार की तैयारी क्या है। बिहार में अभी 7 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। गोपालगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, भागलपुर और सुपौल, जहां सबसे ज्यादा बाढ़ का असर है। एनडीआरएफ की 7 जो टीम है वो बाढ़ग्रस्त जिलों में भेजी गई है। संभावित खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ की एक टीम पटना के दीदारगंज में तैनात की गई है। एनडीआरएफ टीम आधुनिक संचार सुविधाओं से लैस है और तटबंधों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। हालात पर निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सियासत में बयानों के कई मायने होते, लेकिन खामोशी के मायने भी कम नहीं होते। 2 दिनों बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वो मंत्री बने रहेंगे या फिर वो इस्तीफा देंगे, ये सवाल अभी भी सवाल ही है। 7 जुलाई आने वाला है, क्या करेंगे आरसीपी? सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे? सर 7 जुलाई से पहले खामोशी के क्या है मायने? हाँ या ना, बस इतना तो सर। आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। 7 जुलाई को आरसीपी सिंह के राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। उनका मंत्री पद खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में 2 जुलाई को तेलंगाना बीजेपी के ट्विटर हैंडल से जारी इन तस्वीरों के बाद सियासत की तासीर गर्म हो चली थी। कयास लगाए जाने लगे कि आरसीपी को तीर चुभने लगा और कमल की सुगंध भाग गई। लेकिन चंद घंटे में ही तमाम कयासों को खारिज कर दिया गया और बताया गया कि आरसीपी हैदराबाद में आए तो थे जरूर, लेकिन एनएमडीसी की मीटिंग में शामिल होने। लेकिन उनके हैदराबाद में उतरते ही बीजेपी वालों ने अपना समझकर उनका स्वागत कर दिया। आरसीपी सिंह का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। जाहिर है उनकी कुर्सी खतरे में है, लेकिन 2 दिन पहले तक आरसीपी के होंठ तमाम सवालों पर सिले हुए हैं। सवाल हजार हैं, लेकिन आरसीपी के होंठों पर जवाब शून्य है। सर 7 जुलाई को सर आपका टर्म पूरा होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे या इस्तीफा दे देंगे? सर एक सवाल है सर, बस इस पे हाँ या ना, बस इतना तो सर। इस्तीफा देंगे या कंटिन्यू कर रहे हैं सर मंत्री पद? द्रौपदी मुर्मू सर आज एनडीए के उम्मीदवार गई हैं बिहार में। सही, आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, इस पे तो कम से कम कुछ बोल दीजिए सर। सर आप बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर, सभी पक्ष का कहना है कि आप जेडीयू के बड़े धड़े के साथ बीजेपी चले जाएंगे। सर आपकी मुस्कुराहट क्या कहती है सर? जाहिर है इस वक्त आरसीपी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। 7 जुलाई नजदीक है, तस्वीरें वायरल हैं, लेकिन आरसीपी से जुड़ी तस्वीर अभी धुंधली है। दिल्ली से न्यूज 18 के लिए अमितेश कुमार की रिपोर्ट। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से एकमात्र मंत्री हैं। आरसीपी सिंह राज्यसभा के सदस्य हैं और आरसीपी का कार्यकाल 7 जुलाई को खत्म हो रहा है। और इस बार जेडीयू ने आरसीपी की जगह खीरू महतो को राज्यसभा भेजा है। तो बताया जा रहा है कि पार्टी के फैसले से आरसीपी सिंह नाराज हैं। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आरसीपी सिंह कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जेडीयू के बड़े नेता आरसीपी को लेकर संशय वाला बयान दे चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी खुलकर कुछ नहीं कहा है। नीतीश कुमार ने पार्टी नेताओं की बात काटी भी नहीं है। आरसीपी सिंह 7 जुलाई के बाद अगर मंत्री रहते हैं तो यह पीएम पर निर्भर करता है। नियम के मुताबिक 6 महीने तक बिना किसी सदन के सदस्य रहे आरसीपी मंत्री रह सकते हैं, लेकिन इन 6 महीनों में लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य बन जाना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं आगे। अब बात काली कमाई के 5000 पन्नों की। हेमंत सरकार में खनन सचिव रही आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी के 60 दिन बाद ईडी ने 5000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें निलंबित आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक के सीए सुमन कुमार सिंह के भ्रष्टाचार का पूरा ब्यौरा है। पांच 5000 पन्ने में काली कमाई का पूरा राज। चार्जशीट में पूजा सिंघल के करप्शन की कहानी। मनी लॉन्ड्रिंग का मोहरा सुमन कुमार सिंह भी नप गया। 5 मई को हुए रेड के बाद मिले इन कैश को देखकर अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई थी।
इतने नोट मिले कि हाथों से इन नोटों की गड्डियों को गिनने में कलई मुचक जाती। इसलिए नोट के इस खजाने को खंगालने के लिए नोट गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। इसी रेड के बाद करप्शन के क्वीन IAS पूजा सिंघल तक ईडी पहुंची थी। पहले पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के CA सुमन कुमार सिंह को दबोचा गया, फिर IAS पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश शुरू हुई तो सरकार ने पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया और अब ईडी ने पूजा सिंघल के खिलाफ 5000 से अधिक पन्नों वाला चार्जशीट दाखिल किया है। पहले पूरा मामला समझिए। 11 मई को ईडी ने दर्ज किया था मुकदमा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी। पूजा सिंघल से 14 दिनों तक पूछताछ चली थी। 25 मई से जेल में पूजा सिंघल बंद हैं। अब 5000 से अधिक पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया गया है। जब से पूजा सिंघल गिरफ्तार हुई है तब से लेकर अभी तक पूजा सिंघल के गुनाह की कई परतें पर्दाफाश होती रही है। अब ईडी ने निलंबित IAS पूजा सिंघल और CA सुमन कुमार सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। ईडी ने 60 दिनों में चार्जशीट दाखिल किया है। 60 दिनों में ईडी ने पूजा सिंघल के करप्शन का पूरा खाका खंगाला है और हर पन्ने पर पूजा के गुनाह के सबूत दर्ज किए गए हैं। चार्जशीट में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और बर्खास्त इंजीनियर राम विनोद सिन्हा का भी नाम शामिल है। रांची से संवाददाता रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आप पूजा सिंघल से जुड़े मामले को पूरा टाइमलाइन इसका समझिए। 2008, 2009 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थीं। पूजा सिंघल ने इंजीनियर को मनरेगा के लिए 18 करोड़ अग्रिम दिए थे। बिना काम किए पैसों की निकासी के बाद साल 2011 में खूंटी और अड़की थाने में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और RK जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। जुलाई 2011 में संबंधित मामला निगरानी में दर्ज हुआ था। 18 मई 2012 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की थी। अगली तारीख 28 नवंबर की थी 2018, जहां इंजीनियर ने मनरेगा में 20% कमीशन देने की बात स्वीकारी थी। 6 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। 7 मई 2022 को CA सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। 8 मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक से पूछताछ की। 10 मई 2022 को पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की। 11 मई को ही पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 मई 2022 की तारीख जब पूजा सिंघल को सस्पेंड किया गया। तो अब तक की टाइमलाइन हम आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते खबरों में, दिल्ली से पटना आ रही गो एयर की फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाया गया। तकनीकी वजहों से पटना में फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो सकी। बाद में यात्रियों को दूसरी फ्लाइट से पटना भेजा गया। दिल्ली टू दिल्ली वाया पटना। पटना की जगह दिल्ली में लैंडिंग। पटना पहुंचकर भी गो एयर की फ्लाइट G8131 एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर पाई। अचानक से फ्लाइट को वापस दिल्ली ले जाना पड़ा। वजह थी तकनीकी खराबी। पटना एयरपोर्ट पूरी तरह से खतरनाक हो चुका है और आज फिर G8131 गो एयर की फ्लाइट दिल्ली से उड़ान भरने के बाद पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद भी लैंड नहीं कर सकी। दरअसल 1:50 पर पटना एयरपोर्ट पर लगातार अनाउंसमेंट भी हुआ कि अब गो एयर की फ्लाइट लैंड करने वाली है, लेकिन इस बीच राउंड लगाने के दौरान ही पायलट ने अनाउंस कर दिया कि फ्लाइट में तकनीकी खराबी आ गई है। इसकी वजह से फ्लाइट को हम वापस दिल्ली ले जा रहे हैं और फ्लाइट को दिल्ली ले जाया गया, जहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद जो यात्री थे उनको दूसरी फ्लाइट में शिफ्ट कराया गया। वापस दिल्ली पहुंचने के बाद पायलट ने फ्लाइट को न सिर्फ सेफली लैंड कराया बल्कि उसमें सवार सभी पैसेंजर्स को सुरक्षित पहुंचाया भी। लेकिन इसी बीच फ्लाइट के अंदर मौजूद पैसेंजर्स की क्या हालत थी, आप उन्हीं की जुबानी सुनिए। अभी मतलब हमारी शादी हुई है, एक ही दिन हुआ हमारी शादी को, हम न्यूली मैरिड है और कुछ रिचुअल्स कंप्लीट करने के लिए हम जा रहे थे। जो रीति रिवाज होते हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम अपने गांव जा रहे थे और इन्होंने बोला 10 मिनट में फ्लाइट लैंड होने वाली है और उसके बाद टेक्निकल इशू बता दिया। मतलब यहाँ पे माहौल ऐसा था कि सब प्रेयर्स कर रहे थे, इवन
मतलब सिचुएशन बताई नहीं है कि क्या प्रॉब्लम आई है। एक तो वो मेंटल प्रेशर हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, एकदम से कोई रीज़न नहीं दिया गया। सब स्माइलिंग फेस के साथ यहाँ पर एक्टिंग कर रहे थे कि कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आधे रास्ते से फ्लाइट आप मतलब ऑलमोस्ट 75% एरिया आप कवर करके और वापस दिल्ली लैंड करवा रहे हो, तो फॉल्ट तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। पिछले 15 दिनों में पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली या लैंड करने वाले किसी विमान में तीसरी बार तकनीकी खराबी सामने आई है, जो विमान से यात्रा करने वाले यात्रियों की चिंता का सबब है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट।